आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी की हकमारी हो रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और जिस तरीके से आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जेएनयू पीएचडी स्कैम, एनएफएस स्कैम और तरह तरह के स्कैम, वाई वाई स्कैम भी सामने आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीणा भी उपस्थित है, जो कि हमारे खास मेहमान है और ड्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी की सीटों की जो हकमारी की जा रही है, जिसमें सवर्णों को भरा जा रहा है लगातार, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से जो वाई वाई स्कैम सामने आ रहा है, एनएफएस स्कैम आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आजादी के साथ ही एक हमारे पुरखों ने एक उम्मीद जताई थी कि भाई ये जो देश है ये संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, और जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें उम्मीद की गई थी, उन्होंने ये भी उम्मीद की थी कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, वो हाशिए के लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे, और वो हाशिए के लोग जो नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं, उनकी जो धारा है वो मुख्य धारा बनेगी, और फिर एक नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू होगी। और उसमें जो है विश्वविद्यालयों को अहम भूमिका अदा करनी थी। लेकिन ज्योति, जब हम लोग ये सारी की सारी कल्पना देख रहे थे, सारा का सारा हमारे पुरखे जब ये सपना देख रहे थे, उसके बाद जितना डेवलपमेंट हम लोग 73 साल बाद देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हमारे जो पुरखों का सपना था वो पूरा हुआ है? क्या जो सवाल आपका है कि भाई हमारी जो हकमारी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसको देखिए तो पता चलेगा कि जो उम्मीदें लेकर के वो छोड़ के हमें भरोसे इस देश को चले गए थे, वो उम्मीदें जो है, अब उम्मीदों पर ये देश खरा नहीं उतरा, और सच में वंचित और शोषित तबके की हकवारी हो रही है। अभी जिस तरीके की बात कर रहे हैं आप, एक चीज देखिए, 1950 के आसपास पॉलिटिकल जो एरिना था उसमें विधानसभा लोकसभा में जो है रिजर्वेशन की घोषणाएं कर दी गई। उसी के साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज जो थी, अखिल भारतीय सेवाएं थी, उसमें भी घोषणा कर दी गई। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर जो रिजर्वेशन था वो नहीं घोषणा किया गया। 1997 में आकर के फर्स्ट टाइम पंजाब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में रिजर्वेशन लागू किया गया एसटी और एससी का, और ओबीसी को तो और इंतजार करना पड़ा 2008 तक। तो पहली चीज तो ये हो कि भाई यहां तक तो इनको हिस्सेदारी दी ही नहीं गई, तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये तबका अपनी भूमिका अदा कर सकता था वो नहीं कर पाए। और फिर दूसरा, उस प्रक्रिया के तहत जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनको लिए एक नई कैटेगरी उस समय इजाद हुई थी इस आरक्षण के आने से पहले, नॉट जो है अवेलेबल, कि भाई उपलब्ध ही नहीं है लोग। ओके, जब उपलब्ध होने लगे तो फिर एक कैटेगरी आई नॉट एलिजिबल, कि भाई अब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बदल दिए थे। जब अवेलेबल होने लगे, एलिजिबल होने लगे, तो हुआ ये कि उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई, नॉट फाउंड सुटेबल, जैसे आप कहते हैं कि, या नन फाउंड सुटेबल, एनएफएस जिसको कहते हैं, जिसका हालिया एग्जांपल हम लोगों ने जीबी पंत इंस्टीट्यूट जो बनारस का, सॉरी प्रयागराज इलाहाबाद का है, उसके मामले में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ओबीसी की सीटों पर एनएफएस किया गया, नॉट फाउंड सुटेबल किया गया। और सिर्फ वही नहीं, उसी के आसपास हम लोगों ने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक और कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज, जहां पर की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक पोजीशन को जो है ओबीसी की पोजीशन थी, उसको नॉट फाउंड सुटेबल किया गया। ठीक है, उसको लेकर के हमने चिट्ठी लिखी है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन ये एक टेंडेंसी है जो कि पूरे देश में देखने को हम लोगों को मिली है, और ये तमाम शिक्षण संस्थानों में है। और जबकि होना ये चाहिए था कि यहाँ पर ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, इनको यहाँ पर आगे आना चाहिए था, यहाँ ये लोग अंदर होते सिस्टम के अंदर, और ये देश निर्माण की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दे रहे होते। लेकिन जो लोगों का पहले से कब्जा था, आजादी से पहले जिस तबके का कब्जा था ना, तो उस समय ज्योति कहा जाता था कि ये यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये इलीट यूनिवर्सिटीज है। इलीट मीन्स वो भाषा के सेंस में भी देखें तो पूरा का पूरा इंग्लिश का जो है एक बड़ा हुआ क्रिएट कर रखा था, या अपने धर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक खास धर्म के लोग ही उनका डोमिनेंस था। दूसरे, अगर हम लोग देखें जातियों के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो खास जाति के लोगों का ही इन पर वर्चस्व था।
तो उस दौर को इलीट यूनिवर्सिटीज का दौर कहा जाता है। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि ये जो इलीट यूनिवर्सिटीज का जो दौर है वो अभी फिर से लौट रहा है, और लोग आपको सिस्टम में अंदर जाने से रोक रहे हैं। वो किसी न किसी बहाने से रोक रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व है, वो भाषाई वर्चस्व हो, वो क्षेत्रीय वर्चस्व हो या जातीय वर्चस्व हो, वो बना रहे। और वो किसी न किसी बहाने से वो सिस्टम से आपको बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, और एनएफएस उसी का एक तरीका है। इसका एक और एग्जांपल आप देखिए। जनवरी 2000 सॉरी जुलाई 2020 का एक आरटीआई है, उसको जब आप देखेंगे तो उस आरटीआई में सवाल किया गया था कि आप बताइए कि भाई इस देश के विश्वविद्यालयों में जो रिजर्व कैटेगरी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसका कितना परसेंटेज है, कितने लोग हैं। तो पता चलेगा कि 95% लोग, जो ओबीसी के जो प्रोफेसर के पदों पर अगर बात करें तो 95% पोजीशन जो है खाली है ओबीसी की। इसी तरीके से 94% के आसपास जो है एसटी की सीटें खाली है। इतना ही लगभग प्रोफेसर के लेवल पर आप देखेंगे तो एसटी की सीटें खाली है। तीनों कैटेगरी इतना है। एसोसिएट के लेवल पर थोड़ा सा कम आ जाता है, और असिस्टेंट के लेवल पर भी अगर हम लोग देखें तो 74% से ज्यादा सीटें हैं जो अभी भी खाली है। आईआईटीज का आप आंकड़ा देखेंगे तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। 88% सीटें हैं एसटी की, जो कि आपका इन आईआईटीज में अभी तक वैकेंट है, अभी तक खाली है। तो ये वो चीजें हैं जिससे पता चलता है कि किस तरीके से वो अपने वर्चस्व को किसी तोड़ने नहीं देना चाहते। वो मेरिट के नाम पर भी और कई बार किसी अलग अलग नामों पर आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ज्योति। बिल्कुल सर, इसी साल 21 नवंबर को एक खबर आती है, हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो बताती है कि 6 लाख से अधिक जो आय पर पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी क्रीमी लेयर की आड़ में ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित कर रही है, तो क्या ये समझा जाए कि आरक्षण का जो मौलिक आधार है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, आरक्षण को लेकर के एक एक तो खेल क्या है ना कि इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन किया गया है ना, जैसे इसका ऐसे प्रोजेक्शन सरकार में जो हाल फिलहाल में जो लोग बैठे हुए हैं, और 90s के बाद से एक प्रोजेक्शन होने लगा था, जैसे कि लोग समझ रहे थे कि आरक्षण जो है ना शायद किसी का गरीबी मिटाओ योजना टाइप का जो है प्रोग्राम है, या किसी को जो है किसी और तरीके की फैसिलिटी देने टाइप का प्रोग्राम है, और उस तरीके से उन्होंने वो काम करना शुरू किया। ठीक, जबकि आरक्षण का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण को देने के पीछे एक अलग सेंस था। वो अलग सेंस ये था कि जिन सेक्शंस की हिस्सेदारी नहीं है, मामला हिस्सेदारी का, हमको या किसी भी तबके को आरक्षण इसलिए नहीं दिया। ईडब्ल्यूएस का अलग मसला है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, सारी चीजें अलग है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो आरक्षण किसी की भी गरीबी मिटाने की योजना नहीं है। गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार चलाती है, और वो पहले से चल रही है और आगे भी चलेंगे। ओके, लेकिन आरक्षण को इस तरीके से दे दिया गया। और आप जब भी थोड़ा बहुत मार्केट में जब घूमते हुए आप बहस करेंगे, कहीं भी रोड पे चलते हुए, तो सब लोग कहेंगे जी गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये इसके आधार पर आरक्षण हो जाना चाहिए। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि भाई आरक्षण गरीबी मिटाने की योजना है नहीं, और जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपकी इकोनॉमी देख करके नहीं होता है। जब राष्ट्रपति महोदय अजमेर के ब्रह्मा जी टेम्पल में प्रवेश करने से जब उनको रोका जाता है, तो उनकी इनकम नहीं देखी जाती है, ठीक है, उनकी जाति देखी जाती है। आप याद कीजिए, एक बार और इसी तरीके का एपिसोड हुआ था जब उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे बाबू जगजीवन राम साहब, और जब वो एक बार बनारस गए और बनारस में घाट पर जाकर के उन्होंने पूजा पाठ जब की, तो उनके आने के बाद उप प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जैसे वो निकलते हैं, उसके बाद गंगा जी के पंडों ने जो है उस पूरे के पूरे घाट को दूध से नहलाया था, गंगा जल से नहलाया था। उस समय किसी ने उनका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखा था, किसी ने उनकी वो हैसियत नहीं देखी थी कि एक जो है डिप्टी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर पद का व्यक्ति है, उसके साथ भी ये हो रहा है। हम लोग भी जब आगे जाते हैं कहीं भी, कहीं किसी चीज में जब जाते हैं, तो सामने वाले के पास जब कोई आर्गुमेंट नहीं होता है तो वो सीधा कहता है अरे यार आप तो आरक्षण के कैटेगरी से आए हो, ये और वो आपको क्या पता है वगैरह वगैरह करके वो एक दर्शाने की कोशिश कर, क्योंकि वो हमसे और कोई सवाल में बहस में जीत नहीं सकते, तो आखिरी हथियार उनके पास ये होता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है कि भाई क्रीमी लेयर 6 लाख का होगा
आप एक अंदाजा लगाइए, इसी इकोनॉमी की बात करते हैं, एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पर कहा गया कि भाई हम लोग रिजर्वेशन देंगे, ओके, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देंगे। असिस्टेंट के लेवल पर समझ में आता है, एसोसिएट के लेवल का समझिए, एसोसिएट बनने के लिए आपको पास मिनिमम, अगर आपके पास पीएचडी है तो 8 साल का परमानेंट नौकरी का अनुभव होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की तारीख में असिस्टेंट प्रोफेसर की मंथली सैलरी लगभग 90 से 95 96,000 है मंथली सैलरी। अब अगर साल भर की सैलरी देखेंगे तो 11.5 से 12.5 लाख होती है उस व्यक्ति की एक साल की सैलरी। 8 साल की सैलरी लगाइए तो लगभग आपका कितना बैठ जाएगा, 90 लाख के आसपास का डेटा बैठेगा। वो आदमी 90 लाख कमाने के बाद एसोसिएट में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से फॉर्म भरता है। सोचिए, आप बेरोजगार हो सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अगले साल आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं रह जाते, क्योंकि 8 लाख का क्राइटेरिया आप खो देते हैं। लेकिन ये धांधली है, खुलेआम चल रही है, सबके सामने चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसेंस जो है, जो रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य था, उस स्पिरिट को इनको खत्म करना है। तो कभी वो 6 लाख के नाम पर, कभी 8 लाख के नाम पर, कभी किसी और नाम पर वो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है हरियाणा सरकार का या केंद्र सरकार का, ये सब डाइल्यूशन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला जिसे कहा जा रहा है, और एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और दूसरी तरफ इसी आरक्षण महाघोटाला को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस द्वारा उन पर लाठियां भांजी जाती है, सदन में चर्चा ही नहीं होती है छात्रों को लेकर। तो जिस तरीके से हकमारी की जा रही है और जिस तरीके से ये यूपी का बड़ा मुद्दा बन चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, तो क्या ये असर करेगा यूपी चुनाव पर? देखिए, आज की तारीख में अगर हम लोग देखें और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए, 2014 में एक व्यक्ति ने पूरे देश में चीख चीख करके कहा था कि वो हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है, और पूरे देश में हर मंच से चीख चीख करके कहा था, इतनी जोर से चीख चीख करके कहा था कि बहुत कोसों दूर भी कोई व्यक्ति बैठा था तो उसने भी सुन लिया था। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, आपका पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, और जहां कोई स्पेस बचा सब जगह होर्डिंग्स लगा दिए गए और कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां का छोड़िए, आप समझिए कि सिर्फ अगर मैं इसी साल के इसी नवंबर महीने की बात करूं, सिर्फ नवंबर महीने की बात करें तो 60 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। सिर्फ एक महीने में 60 लाख, 6 मिलियन लोगों ने नौकरियां इसी नवंबर माह में गंवाई हैं, ठीक। तो आप समझिए कि कितना बड़ा जो बेरोजगारी जो है कितना बड़ा इश्यू है। और जब यूपी के केस में आप कह रही हैं 69,000 भर्तियां, एक ऐसे दौर में जब सरकार सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है, एक ऐसे दौर में जब सारे पीएसयूज को बेच दिया गया, ऐसे समय में 69,000 नौकरियां एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसीलिए सरकार दरअसल कर क्या रही है, सरकार उन नौकरियों के साथ घपला करना चाहती है। वो चाहती है कि मामला टलता रहे, डाइल्यूशन में रहे, इलेक्शन आएंगे चले जाएं, तब तक ये मामला इसी तरीके से लटका रहे। हो सकता है कि इलेक्शन से कुछ दिनों पहले कुछ अलग टाइप की घोषणा हो और कह दिया जाए कि जी सब कुछ ठीक है, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो दरअसल इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा, जिस तरीके से हमने देखा 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिहार इलेक्शन आप याद कीजिए, जब बड़े मंच से पूरा कहा गया कि हम लोग 20 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात किया गया था, एक अकेले बिहार में उन्होंने कहा था कि 20 लाख नौकरियां, जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 12 लाख नौकरियों का, और उन्होंने बाकायदा डेटा दिया, लेकिन बीजेपी और उन लोगों ने कहा कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे। मुझे नहीं पता कि बिहार के लोग ही बता सकते हैं उनकी कितने लोगों को नौकरियां दी गई, लेकिन जो नेशनल डेटा अभी हमारे सामने आया है, वो नेशनल डेटा बताता है कि बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा जो है स्थिति गड़बड़ है, गंभीर स्थिति है। तो ऐसे में यूपी के केस में ये भर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं।
और आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इन भर्तियों को लेकर के कि भाई भर्ती कराई जाए, प्रॉपर तरीके से कराई जाए, तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको उनकी जो रिप्रेजेंटेशन उसको इंश्योर करने को लेकर के जो बात चल रही है, ये असर करेगी, बहुत लंबे समय तक असर करने जा रही है। ज्योति। बिल्कुल सर, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं युवा, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है, अपने हक की आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक आप अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपके भविष्य का खिलवाड़ किया जाएगा और किया भी जा रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।